सूट, वही अंदाज है रौनक में भी एक राज है, बदला बदला सा ये माहौल है। स्टेज पे फिर वही कमाल है, देखो लौट के आया वो अक्स है। No mover like shaker, no mover, no like shaker, no mover like shaker, no mover like shaker. Ladies and gentlemen, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। नहीं बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला नहीं है दोस्त, मौसम बदल चुका है बिकॉज पीपल हैव फाइनली स्टार्टेड स्पीकिंग अप। दे हैव फाइनली स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइसेस। ब्रावो, वेल डन। हेलो एंड वेलकम टू कैशिफाई प्रेजेंट्स शेखर टुनाइट। विकास के बचपन में उसका पूरा परिवार इकट्ठा मेले में फोटो खिंचवाता था। पूरे परिवार को एक फ्रेम में खड़ा करने में फोटोग्राफर का पूरा टैलेंट लग जाता था। नन्हे से छोटे से विकास को फ्रेम में यहां से वहां, आगे से पीछे भेजा जाता था और जब फोटो खींची जाती थी तो पूरे परिवार की भीड़ में बेचारे विकास के कभी सर के बाल दिखाई देते तो कभी हाथ की उंगली। पूरा विकास कभी किसी फोटो में नहीं दिखता। इसलिए विकास को तभी से अकेले फोटो खिंचवाना एक कमाल की उपलब्धि लगने लगी थी। विकास अपने फोटो इमेज को लेकर हमेशा नाखुश रहा और ऑब्सेस्ड भी रहा, लेकिन उसने तस्वीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने की ठान ली थी और फिर सालों बाद आखिरकार विकास के हाथ टेक्नोलॉजी लगी। कमाल के फिल्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकास ने फोटो और इमेज दोनों में महारत हासिल कर ली। वो हर जगह चमकने लगा। अब उसकी फोटो हर शहर, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पर, हर होर्डिंग, हर बैनर, हर दीवार, हर इलेक्ट्रिक पोल पर, हर जंगल के हर पेड़ पर और हर पहाड़ के हर पत्थर पर नजर आने लगी। इतना ही नहीं, हर योजना पर, हर हॉस्पिटल में, हर एयरपोर्ट में, हर स्कूल पर, हर पुल पर, अजी यहां तक कि हर शौचालय पर भी अब विकास की ही फोटो नजर आने लगी। अब विकास की फोटो देश विदेश में भी लगने लगी। बड़े बड़े देशों के नेता विकास के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाने लगे। अब विकास का एक ही सपना था कि भारत के नोटों पर गांधी जी की तरह उसकी फोटो होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, फिर पुल टूटने लगे और टूटे पुलों पर विकास की तस्वीर आधे हिस्सों में कट गई। रास्तों पर गड्ढे पड़े तो लोगों को विकास के चेहरे पे गड्ढे साफ दिखाई देने लगे। खस्ता स्कूलों में और बीमार अस्पताल में विकास की फोटो पर कालिख लगाई गई और धीरे धीरे विकास के चेहरे से सारे फिल्टर्स उतर गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो गया। अब विकास की असली तस्वीर फिर से भयावह, डरावनी और खतरनाक लगने लगी। हर न्यूज चैनल पर विकास की बातें हो रही थी। हर घर विकास, घर घर विकास की बातें तो हो रही थी, लेकिन विकास लापता था। आज भी पूरा भारत उसे ढूंढ रहा है, लेकिन विकास गुमशुदा है। अब तो यह भी पता नहीं कि विकास कभी था भी या नहीं। भारत में विकास एक पहेली बनकर रहे। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is author and storyteller Amish Tripathi. But before that, please give a big round of applause to our Atrangi band, the Bandstand. मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कहा करते थे कि व्यंग जीवन का साक्षात्कार कराता है। वो हमारे झूठे गौरव, हमारी सुविधाजनक चुप्पियों और हमारे पाखंड का चेहरा दिखाता है। इसलिए व्यंग क्रांति का सबसे सभ्य रूप है। व्यंग का काम किसी व्यवस्था को गिराना नहीं होता, वो बस तालियों के शोर में कुछ दबी हुई आह को सुनवा देना होता है। व्यंग किसी राजा का विरोध नहीं करता, बस उस अहंकार का विरोध करता है जो हर युग में किसी न किसी राजा के भीतर जन्म लेता है। व्यंग फैसला नहीं सुनाता,
लेकिन न्याय की एक खिड़की खोल देता है, और खिड़की एक बार खुल जाए तो फिर हवा पर पहरा नहीं लगाया जाता। इसलिए सत्ता सदैव प्रहार से ज्यादा उपहास से डरती आई है, क्योंकि व्यंग्यकारों से लड़ने के लिए सेना नहीं भेजी जा सकती, उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, उनसे सत्य की बहस नहीं जीती जा सकती, उसे सिर्फ रोकने की कोशिश की जा सकती। और व्यंग्य की हार उस दिन नहीं होती जब उसे रोक दिया जाए, उसकी हार उस दिन होती है जब व्यंग सुनकर भी किसी को बेचैनी न हो। और शुक्र है आज भी बेचैनियां कहीं जीवित हैं। हाल ही में एक महान ज्ञानी ने कहा है कि बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एप्पल विदेशी शब्द है। नहीं, अच्छा है, लेकिन फिर बच्चों को यह भी तो बताना पड़ेगा कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी विदेशी ही हैं, मसलन पेंसिल, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड। और इन सब को हटा दिया जाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली सरकारी स्कूल में पहुंच जाएंगे। अब आप वहां ए फॉर अमरूद पढ़वाएं, ए फॉर अनार पढ़वाएं या ए फॉर आम पढ़वाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि ये सब पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल्स में कोई टीचर भी भेज दीजिए, क्योंकि वहां ए फॉर अमरूद से पहले बच्चा ए फॉर एब्सेंट टीचर सीख जाता है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने जेनजी से जुड़ने के लिए स्नैपचैट पर अकाउंट खोला है। यह भी ठीक है। पहले सरकार के वादे 5 साल में एक्सपायर होते थे, अब 24 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन अब मंत्रालय को रोज स्नैपचैट पर एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जेनजी में स्ट्रीक टूटना बहुत बड़ा अपराध है। अगर एक दिन भी जेनजी के साथ कम्युनिकेशन मिस हुआ तो रिलेशन रीसेट करना पड़ जाएगा। और आपको तो पता ही है, ये जनरेशन किसी का वेट नहीं करती। अगर एक सरकार से बोर हुई तो तुरंत दूसरी के साथ स्ट्रीक सेट कर ली। पिछले 5 सालों में सरकार ने 910 करोड़ खुद की एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए हैं। भाई, जैसे देश की हालत है उस हिसाब से ये खर्चीला एडवर्टीजमेंट बनता है, ताकि जनता को याद रहे कि यही सरकार है। बिहार के मुंगेर पुलिस स्टेशन से 18 चक्कों वाला एक ओवरलोडेड ट्रक गायब हो गया, जिस पर 11 लाख का जुर्माना लगा था। लोग पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रक कैसे गायब हो गया, लेकिन हमारे सिस्टम में ट्रक पहले ऐसी चीज थोड़ी है जो गायब हुई है। सालों से जवाबदेही गायब है, जिम्मेदारी गायब है, फाइल्स गायब हैं, और इन सब की खासियत ये है कि इनके चक्के भी नहीं होते। फिर भी ये सालों से एक जगह से दूसरे पर पहुंच रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि साथ ही 11 लाख का जुर्माना भी चक्का बनकर कहीं और पहुंच गया हो। एक सर्वे के मुताबिक मोदी जी युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तालियां। अब बेचारे युवा के पास रोजगार होता तो वो ऑफिस में होते, सर्वे में नहीं। और मोदी जी लोकप्रिय तो होंगे। अब 910 करोड़ सिर्फ देखने के लिए थोड़ी खर्च किए हैं। टीवी खोलो तो मोदी जी, मोबाइल खोलो तो मोदी जी, न्यूज़पेपर खोलो तो मोदी जी। मोदी जी हमारी आंखों का डिफॉल्ट सेटिंग बन चुके हैं। उन्होंने आजकल ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है जहां युवाओं को उनकी याद ना आए। युवा पढ़ाई करने बैठा, पेपर लीक हो गया। एग्जाम देने गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम दिया तो रिजल्ट रुक गया। और जब युवा इन सब के खिलाफ आंदोलन करने सड़क पर आया तो वहां भी सरकार बीच में आ गई। यानी युवा कहीं भी जाए, हर रास्ते पर उसे मोदी जी की याद दिलाने की पूरी व्यवस्था है। अब इतनी कंसिस्टेंसी के बाद कोई नेता पॉपुलर नहीं होगा तो क्या होगा।
यूपी के एक प्रिंसिपल बच्चों का 50 किलो गेहूं घर ले जाते पकड़े। बच्चों को अब तक ये तो पता था कि गेहूं कहां से आता है, अब गेहूं कहां जाता है ये भी पता चल गया। बिहार के एक अस्पताल में प्लास्टर न होने पर घायल युवक के पैर में गत्ता बांध दिया गया। बिहारियों ने कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा। आपको बता दें कि गत्ता रीयूजेबल होता है। कल को पैर ठीक हो जाए तो उसी गत्ते में अपना सामान पैक करके आदमी डेरा जा सकता है। गूगल मैप इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि उसे गली नाली कचरा सब में सड़क ही नजर आती है। इसे लगता है कि इसने हर डेस्टिनेशन के रास्ते आसान कर दिए। सही बात है। अगर सामने नदी देखकर बोलेगा टेक स्ट्रेट तो भगवान तक पहुंचने का भी रास्ता आसान हो ही जाएगा। इसके भरोसे निकले तो डेस्टिनेशन से पहले ही आपको लाइफ लेसन मिल जाएगा। कभी कभी इतनी पतली गली में घुसा देता है कि सामने से कोई आ जाए तो निकलते हुए हमको शर्म आ जाए। खुदा न खास्ता अगर आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो और सामने से आपकी एक्स आ जाए तो खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता भी आपको गूगल ही बताएगा। सोशल मीडिया के तालाब में पिछले कुछ सालों से दो अलग किस्म के मेढकों की प्रजाति पाई जा रही है। पहले ये मेढक सिर्फ चुनावी मॉनसून में टर टर किया करते थे, मगर अब ये 12 महीने लड़ने भिड़ने को तैयार बैठे रहते। तालाब में किसी भी मुद्दे का कंकड़ पड़ा नहीं कि ये एक दूसरे पर टर्राना शुरू हो जाते हैं। पर बेचारे तालाब के किनारे बैठे हमारे जैसे तटस्थ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ के मेढकों की साइड लें, इधर वालों की या उधर वालों की, या फिर सिर्फ चुपचाप बैठे सबकी टर्र टर्र सुनते रहे। लेकिन इस बार इन मेढकों की टरटराहट प्रशासन की लाठियों पर लगी कीलों से चलकर इंस्टा की रीलों तक आ पहुंची। कुछ समझ नहीं आ रहा है किसके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। रीलों में कहीं तू तड़ा गाली गलौज तो कहीं माफी हो रही है। देखा जाए तो पूरा देश इस वक्त रीलें देखने और रीलें बनाने में व्यस्त है। घर की बहू सास ससुर के लिए चाय बनाए न बनाए, रसोई में नाचते हुए रील बनाने से बाज नहीं आ रही। कुल मिला के रील्स ही एक्सप्रेशंस का अब जरिया मात्र हैं और पॉलिटिकल राइवलरी में अब ये रील्स ही ब्रह्मास्त्र हैं। कैशिफाई ऐप पर आप अपने पुराने फोन को बेच के अच्छे दाम पा सकते हैं। आप बस कैशिफाई पे अपने पुराने फोन का प्राइस चेक करें, पिकअप बुक करें। कैशिफाई का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आएगा, वहीं के वहीं तत्काल आपको उसकी कीमत देगा और इसके साथ आपको एक परचेस रिसीट भी देगा। तो अपना फोन सेफली बेचिए, बस कैशिफाई ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि हर चीज का एक थंब रूल होता है, लेकिन आज हर चीज में थंब ही रूल करता है। 21वीं सदी में हम कहने को तो टेक्नोलॉजी से आगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असल जिंदगी में आज हम हजारों साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा हथियार आज ये है। वो अंगूठा जिसे दिखाना एक जमाने में बुरा माना जाता था, वो अंगूठा जो जाहिल और अनपढ़ होने की निशानी मानी जाती थी, वो अंगूठा जो गवारों का हस्ताक्षर था, वो अंगूठा आज इंसानों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मेरे पास कनिष्ठ है, अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अंगूठा है। जिसका अंगूठा मजबूत, लचीला और टिकाऊ, वो सबसे ज्यादा कूल, contemporary or charismatic, right bro? वीडियो गेम से लेके सोशल मीडिया पे स्क्रॉल अप और डाउन करने तक, इंस्टा एफबी से लेके एक्स तक, लाइक्स सब्सक्राइब से लेके बॉयकॉट कैंसिल कल्चर तक, बैंक में खाता खोलने से लेके आधार कार्ड, मोबाइल से बायोमेट्रिक लॉक्स तक, घर से लेके पार्लियामेंट तक, हम सब ऑफिशियली और प्राउडली बन गए हैं अंगूठा छाप। He took stories from our ancient past and made them feel completely new for a generation that had perhaps never imagined mythology could be this exciting. From the Shiva trilogy to Ramchandra series and War of Lanka, his books have become some of the biggest modern Indian literary phenomena.
He is a best-selling author, storyteller, and a former diplomat who has made Indian mythology a global conversation. Ladies and gentlemen, please welcome Amish Tripathi! कैसे भाई इस बात तुम्हारा नहीं अमीश जी के लिए जोरदार तालियां हमारी तरफ से भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्पीकर टुनाइट। फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। इतना सुनते सुनते मतलब अब तो कानों से हर जगह से बस एक ही आवाज़ जो है वो गूंज रही थी, अमीश अमीश अमीश। हमने कहा कि पता नहीं कि जब वो आएंगे तो हमारी बातचीत होगी तो कहाँ से शुरुआत की जाए। अरे आपका ऐसा इंट्रोडक्शन सुन के तो मैं नर्वस हो रहा हूँ। नहीं आप कहाँ से नर्वस? आपने कितनी किताबें लिख डाली हैं अब तक? 12 लिख डालियाँ। शिव जी की कृपा है। शिव जी की कृपा है या शिवानी की कृपा है? For those who don't know, my wife's name is शिवानी। मेरी बॉस है वो। हाँ तो जब शिव की वाणी है, जो शिव की वाणी है और वो वाणी आप में आ गई है और आपने शिव ट्रिलॉजी लिखी है जी। आप शिव जी तक आए उससे पहले हम शिवानी की कहानी सुनना चाहते हैं। और आप इतने खुश कैसे हैं? मतलब आप शादीशुदा पहला पति देख रहा हूँ, इतना खुश नजर आ रहा है। हम भी वो राज जानना चाहेंगे। शिवानी के शादी से पहले अच्छा 2015 से 2022-23 पर परिवार में बहुत ट्रेजिडीज हुए। मैं एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरा था इमोशनली। मेरे जो जीजा जी थे, जो मेरे लिए दादा समान थे, मेरे बड़े भाई समान थे, उनका बड़ा दुखद तरीके से उनकी मृत्यु हुई। फिर मेरे पिताजी भी 1-2 साल में चल बसे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। लंदन शायद मैं वो नौकरी मैंने ली भी थी सरकार की, जो डिप्लोमेटिक नौकरी थी, क्योंकि मैं इंडिया में रहना नहीं चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू बी आउट। ओके। दुखी था, गुस्सा था जिंदगी से। शिवानी ने मुझे निकाला। क्या ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से या जिनकी वजह से आप नास्तिक हुए या पहले से थे? नास्तिक तो पहले हुआ था। नास्तिक होना शायद बचपन का अल्हड़पन था। कॉलेज में मालूम है कि भाई रिबेल विदाउट अ पॉज। मैं भी उस उम्र से गुजरा। शौकिया होता है वो। शौकिया। याद है वो अमिताभ बच्चन जी की जो पिक्चर थी दीवार में? बिल्कुल। वो मंदिर तक जाएंगे क्योंकि माँ की इज्जत करते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। सही बात। तो मैं भी वही करता था। और what was I trying to prove? It was stupid. I came back to faith. I grew up in a very अमिताभ religious बच्चन family. की तरह वो फेस भी आया जब आप मंदिर के अंदर गए और बोला कि आज नहीं, खुश तो बहुत हो गए तुम। अरे उतनी हिम्मत नहीं होती जी। हाँ उतनी हिम्मत नहीं होती। शिवपंथी परिवार का हूँ, लेकिन हाँ मंदिर के बाहर मैं रुकता था फॉर अ फ्यू इयर्स। ओके। लेकिन जब शिवात्रय की जो पहली जो पुस्तक थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, राइटिंग दैट ब्रॉट मी बैक टू फेथ। मेरे साथ वो। पर आप किताबों तक आए कैसे भाई? आप तो बैंकर थे भाई। 14 साल में था। 14 फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। लास्ट जॉब वाज इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बैंकिंग में ये है कि ठीक है नौकरी अगर बोरिंग हो लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। इट वाज अ गुड जॉब, इट पेड वेल। राइटिंग वाज समथिंग आई डिड जो मैं अपने मन के लिए कर रहा था, अपने शायद ट्राइंग टू फाइंड सम मीनिंग इन लाइफ। पर वो कौन सा क्षण था जब आप नास्तिक से आस्तिक हुए? You know, I started writing my first book, Immortals of Meluha, when I was still in my job. लिखते लिखते मैं धीरे आस्था की तरफ खिंचा चला आया। अच्छा। And I always believe कि मुझ जैसा इंसान who was a rebel without a pause, if someone like me has to be brought back to faith, no one better than Lord Shiva to do it. One of my younger readers, उसने कहा था, Lord Shiva is the dude of the gods. He's the cool god. He is a cool He's a cool god. he is और cool. इसलिए आप देखेंगे आजकल के जो बच्चे भी हैं, they आप get देखिए। attracted to Lord Shiva. ये जो लोग कहते हैं जय शंभू He's a cool, तो उसके बाद सारी चक्षुएं जो है अंदर की भी खुल जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे म्यूजिक, डांस, सब जो आर्ट्स जो हैं, बिल्कुल उसके प्रभु तो लॉर्ड शिवा ही हैं। करेक्ट। ही इज द नटराज, ही इज द लॉर्ड ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल। बट ही इज आल्सो द लॉर्ड, ही इज आल्सो द डिस्ट्रॉयर। करेक्ट। तो इन मेनी वेज आई थिंक हिज कॉन्ट्रडिक्शंस इज व्हाट मेक्स हिम सो कूल। उनको गुस्सा आ जाए तो कोई भी सामने खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं वो। एंड इफ यू नोटिस, ही इज मोर लाइक यू। हम छोटे आदमी हैं। अगर शिव जी के थोड़े से भी हम कुछ सीख पाए तो भाई दिस लाइफ वुड बी वर्थ इट। बट शिव जी से हम इतना सीख सकते हैं। आप देखिए उनका अर्धनारेश्वर रूप, हाफ लॉर्ड शिवा, हाफ गॉडेस पार्वती। ही डिड इट टू टीच अ लेसन टू वन ऑफ हिज डेवोटीज। उनके एक डेवोटी थे ऋषि भृंगी। उन्होंने कहा मैं सिर्फ आपकी पूजा करूंगा और किसी की नहीं, माँ पार्वती की भी नहीं।
to teach a lesson to him, Lord Shiva said, I will merge into Goddess Parvati. तो उनसे हम इतना सीख सकते हैं कि पुरुष और स्त्री में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए. और उनसे एक बात ये सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी वो नाराज होते थे सिर्फ पार्वती जी ही उनको संभाल पाती थी. करेक्ट. आपने देखा है लास्ट में डांस, जब वो गुस्सा होते थे सिर्फ पार्वती माँ उन्हें शांत कर पाती थी. और पार्वती माँ कई बार गुस्सा होके चली भी जाती थी और कोप भवन में चली जाती और शिव जी जाते थे उन्हें मनाने के लिए. ऐसा कुछ आप करते हैं? तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहो तो मजा जीने का और भी आता है. अच्छा, कमिंग बैक टू योर इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, जिसको लेके बहुत बवाल हुआ. अब बवाल इसलिए हुआ कि हर बारी हम अखबारों में सुर्खियों में देखते हैं किसी एक्टर ने उसको खरीद लिया, किसी प्रोड्यूसर ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया. फिर आप आते हैं कहते हैं किसी ने नहीं खरीदा है. आप ऑफर डाल रहे हैं? हाँ, हम डाल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने नहीं लिया तो फिर हम लेते. हम क्या लेंगे, हमने तो जिसने लिखा उसी को बुला लिया, तो हमें मतलब हमें तो पूरी आज़ादी है. तो इसमें मेलुआ में जो बवाल हुआ उसकी क्या सच्चाई है, आप जरा बताएं आज. नहीं देखिए, रणवीर सिंह का मैं बड़ा फैन हूँ. हाँ. आई लाइक हिम अ लॉट. मेरी जो 50th बर्थडे पार्टी थी उसमें आए भी थे वो. अच्छा. लेकिन इसमें सच नहीं है कि he has bought the rights. ऐसा नहीं. He has not bought the rights. No, ये सच नहीं. ऐसी खबर आई कहाँ से, क्यों आई? मुझे भी नहीं मालूम. और आज भी मतलब मैंने 3-4 हफ्ते पहले मैंने एक डिनाइल दे भी दिया था. हाँ जी. लेकिन आज भी न्यूज आती रहती है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड. अब दे ही दीजिए उनको राइट. नहीं इस पे और खबर आ जाएगी आप लोग. मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा है कि न्यूज कहाँ से आया. नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि वो राइट्स आप किसी को देना चाहेंगे या ये राइट्स आप अपने आप तक महफूज रखना चाहेंगे, बिकॉज यू आर वेरी प्रोप्राइटल अबाउट इट, और ये अफवाहें उड़ रही हैं और उड़ती रहेंगी. नहीं देखिए, शिवजी की कृपा है, जो बुक्स हैं अच्छे चल रहे हैं. हर 6 महीने एक अच्छा रॉयल्टी चेक आता है. अच्छा. मैं चाहूंगा कि अच्छी मूवीज बने. आप चाहेंगे कि ये फिल्में बने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो लिखते ही इसलिए हैं कि उस पे फिल्में बने. नहीं, मैं बस जो कहानी जो मेरे अंदर जो आत्मा में है, जो शिवजी ने जो आशीर्वाद दिया, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट आउट. मैं लिखता उसलिए हूँ. लेकिन हाँ, अगर मूवी बने, सीरीज बने तो मैं खुश रहूंगा. लेकिन बुरी मूवी बने उससे तो बेहतर है कि कोई मूवी ना बने. अब ये बताइए कि ये जो ख्याल आया था, ये शिव शिवा, राम रामा, रामायण रामायणा, महाभारत महाभारता क्यों हुआ, क्यों? देखिए, कठिनाई जो है ये रोमन स्क्रिप्ट में है. पर रोमन में लिखते क्यों है? देवनागरी नहीं है. आप देवनागरी में लिखेंगे तो शब्द उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होगी. देखिए, आप अगर देवनागरी में लिखें तो र आ की मात्रा म होता है. म के नीचे हलंत नहीं. करेक्ट. अगर म के नीचे हलंत होता तो राम होता. म के बाद आ की मात्रा होता तो रामा होता. लेकिन सिर्फ म है, मतलब राम. तो एक्चुअली संस्कृत का करेक्ट उच्चारण है राम. करेक्ट. राम. तो आप देखेंगे, मैंने देखा है, जो लोग मराठी भाषी हैं, हाँ, उनका शब्द उच्चारण एकदम सही होता है. वो आप देखेंगे, वो आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू. वो राम जो है अ है, आ नहीं है. हाँ, तो वो रामा, और ना हलंत है. म करेक्ट नहीं, करेक्ट. म. तो वो रामा क्यों है? शिवा क्यों है? शिव करेक्ट. वो करेक्ट है. अब देखिए, देवनागरी में ना पढ़े तो हाँ, शब्द उच्चारण में कठिनाई हो जाती है. और जहां तक मैंने देखा भी है, सुना भी है, बॉलीवुड में आजकल क्या होता है कि कई बार स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. मतलब हिंदी डायलॉग है, दुनिया में लेकिन तो आगे रोमन उसी स्क्रिप्ट में हिंदुस्तान में, तो रोमन स्क्रिप्ट में न ड का कुछ फर्क तो है नहीं. एंड रोमन स्क्रिप्ट इज नॉट अ साइंटिफिक स्क्रिप्ट. बिल्कुल नहीं. आप बताइए, LIT लिट है, उसमें GH ऐड कर दिया और I का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, बिकम्स लाइट. ये क्या लॉजिक है भाई? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग राम और रामायण रामायण भी नहीं है, तो वो सब रामायण. आई थिंक हम लोग की जिम्मेदारी है, हम उसको सुधारते चलें. अब जैसे योग दिवस आ रहा, योगा क्यों भाई? योग है ना, वो मोक्षा चक्र, ये बिगाड़ के रखा हुआ. सब अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, रोमन स्क्रिप्ट में अंग्रेज के थोड़ी गुलाम है. अंग्रेज वो है ना, हमारे गुलाम है. वो है ना. अरे हमने सारे अंग्रेजों को नौकर रखा हुआ है, अमेरिका, लंदन, यहाँ वहाँ. हिंदुस्तानी इतना आगे हैं. खैर, वो उनकी परेशानियां हैं, वो जाने. अब ये बताइए कि मुझे बताया गया है कि ये सारा जो ख्याल है एक
खाने के मेज से इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ देव और असुर के बीच की जो बातचीत की कौन क्या है और उसकी कहानी को लेके हुई थी, इसके पीछे सच्चाई क्या है? हाँ, शिवात्रय जो थी इसकी शुरुआत एक फलसफे से, दर्शन से, फिलोसफी। जी। मेरे परिवार और मैं, हम लोग बैठे थे घर में और टीवी देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि एंशिएंट पर्शियंस जो थे, इस्लामिक पर्शियंस नहीं, ज़ोरास्ट्रियन पर्शियंस, उनके हिसाब से द गॉड्स वर कॉल्ड अहुरास अहुरा। एंड डेमन्स वर कॉल्ड दैवास। अच्छा। और हमारी परंपरा में तो गॉड्स आर देवास एंड एंटी गॉड्स आर असुरास। तो हमारे परिवार में एक चर्चा छिड़ गया कि भाई, इफ देयर गॉड्स वर आर एंटी गॉड्स एंड आर गॉड्स वर देयर एंटी गॉड्स, वुड वी कॉल देम इविल? और फिर हु इज इविल, दे और अस? इट्स जस्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, करेक्ट? इविल इज समथिंग बिगर देन ह्यूमन राइवलरीज। ओके। तो देन व्हाट इज इविल? व्हाट इज इट इवन बिगर देन ह्यूमन राइवलरी? आपने उसको डिफाइन किया है किसी बुक में? वो शिवा ट्रिलॉजी में आई ट्राई टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट। सो एन आंसर अकर्ड टू मी कि भाई अधर्म क्या है, व्हाट इज इविल? एंड सम थॉट्स ड्रॉन फ्रॉम ईशा उपनिषद, कठोर उपनिषद, सम माय ओन थॉट्स। तो अगर प्योर नॉन फिक्शन लिखता तो शायद थोड़ा बोरिंग होता, तो आई रोट इट एज एन एडवेंचर, एज अ 3 बुक एडवेंचर, शिवा ट्रिलॉजी। उसके द्वारा मैं ये फिलॉसफी समझाने की कोशिश। पर आपको ये खतरा या डर या खौफ नहीं था कि कहीं लोग इससे आहत न हो जाएं कि भाई आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? जो रामायण लिखा है, महाभारत है, या शिव है, देव है, असुर है, उनको आप फिर से परिभाषित क्यों कर रहे हैं? शेखर जी, एक बात बताइए, क्योंकि मेरी जो पहली पुस्तक थी 2010 में प्रकाशित हुई थी, अभी तक 12 पुस्तकें आ गई हैं। शिव जी की कृपा है, 80 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। वो तो लीगल है, आपको मालूम है। इंडिया में तो पायरेटेड कितना होता है, 4 वो ज्यादा होता है। आप गूगल करिए मेरे ऊपर, क्या कंट्रोवर्सी मिलेगा? कुछ नहीं। फिर कैसे इंसान है आपकी कोई कंट्रोवर्सी? शेखर जी मैं आपको बता रहा हूँ, पुस्तकों पे हम एक पे, हाँ, एक तो हम क्रिएट नहीं करते हैं। हाँ। दूसरी बात, हमारे परंपरा में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, ये परंपरा है हमारे ट्रेडिशंस में, हमारे कल्चर में। अगर मैं आपके ऑडियंस से यहाँ से पूछूं, कोई बताएं कि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख है कि नहीं? हाथ उठाइए। लक्ष्मण रेखा है क्या रामायण में? हाँ है, सब नोट कर रहे हैं। नहीं। भाई ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। किसने बोला ना? अरे अप्लॉज उसके लिए। नहीं है। हाँ, नहीं है। पहली बार लक्ष्मण रेखा कहाँ पे आया? रामचरितमानस में, जो 16वीं सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की थी। और जिस तरह हम सब जो शहरी, हम जो हिंदू हैं, जो मानते हैं, जिस तरह हम मानते हैं ना कि लक्ष्मण जी ने वो बाण निकाला, ऐसे किया, भाई वो 1980s के एक टेलीविजन सीरियल में वैसा दर्शाया गया है। तो देखिए, नहीं, बचपन में हमने पुरानी फिल्में देखी थी, और रामलीला में भी ऐसा होता है। रामलीला में भी, हाँ। लेकिन वो सिर्फ रामलीला तो उत्तर भारत में ही होता था, करेक्ट? दिस बिकेम अ नेशनल थिंग। और ये सिर्फ एक छोटा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। अमीश लीला में क्या हुआ, ये बताइए। द पॉइंट इज, लक्ष्मण रेखा एक अलग कॉन्सेप्ट है अच्छा, मेरे पुस्तक में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस आइडिया कि वी कैन हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, ये हमारी परंपरा हजारों साल से रही है, एज लॉन्ग एज इट्स रिस्पेक्टफुल। ठीक है, अगर रिस्पेक्टफुल हो तो हमारे जो भारतीय हैं ये दिल खोल के उसे स्वीकारते हैं। क्योंकि देखिए, हमें अपनी देवी देवताओं की कहानी बार बार सुननी है, हम कभी उबते नहीं हैं। आप देखेंगे रामायण टेलीविजन सीरियल अभी कोविड काल में फिर से टेलीकास्ट, राइट? हाँ। जो उसके जो टेलीकास्ट जो नंबर्स आए, जो टीआरपी फॉर अ रीटेलीकास्ट ऑफ अ 35-year-old सीरीज, ठीक है, दैट वाज मोर देन गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड वाइड। उसके लिए हम तालियां बजाएंगे। इतने दुनिया भर के दर्शकों ने गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन को नहीं देखा, उतना सिर्फ भारतीयों ने रामायण टेलीविजन 80s सीरियल के रीटेलीकास्ट को देखा। हम लोग बार बार उनकी कहानी देखना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। पर ऐसा मुझे बताया गया है कि मॉर्टल्स ऑफ मेलुआ जो आपने लिखा एंड योर फैमिली रेड द फर्स्ट ड्राफ्ट, दे सेड हाउ बोरिंग। इज दैट अ फैक्ट? मेरे घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर हुई है। क्या बताएं? आप बीएचयू गए कि नहीं, पढ़े कि नहीं वहां से? अरे मूल तक काशी के भैया। अल्लड़पन आया कहाँ से? काशी से। अल्लड़पन आया कहाँ से? हमारे बाबा जी पंडित हुआ करते थे विश्वनाथ जी में, और बीएचयू में पढ़ाते थे। हाँ, तो क्या तो परिवार ने काल लिख के ले आए? कोने में खड़े रहो, 2 टमाटर लगे। दो खींच के
नहीं देखिए, जो पहला जो था, हमने एक्चुअली एक नॉन फिक्शन फिलोसफी थीसिस जैसे हमने लिखा था, ये जो हमें बताया गया भाई ये तो थोड़ा बोरिंग है, ये सिर्फ हम पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा। तो आई वाज टोल्ड कि भाई एक एडवेंचर की तरह लिखिए कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि देखिए महाभारत को भी एक तरह से फिफ्थ वेदा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेद के जो दर्शन जो है, यू लर्न दैट इन द महाभारत थ्रू अ ग्रेट स्टोरी, करेक्ट। तो ये एक परंपरा रही हमारे भारत में कि कम्युनिकेट फिलोसफीज थ्रू अ गुड स्टोरी। तो हमें ये सुझाव दिया गया कि भाई कहानी लिखो, तो हमने कहानी लिखा। बहुत खूब। अच्छा, टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, व्हेन यू conform to so many philosophies, you read so many books, does it awaken you or does it confuse you? Because beyond a point, इतने सारे philosophies और ideas और thoughts, होता क्या है इतनी सारी पढ़ाई के बाद? शेखर जी, आपने बहुत गहरा सवाल किया है, एंड द मेन अजम्पशन इन दिस इज कंफ्यूजन। एक तरह से बुरी बात है। भगवत गीता की शुरुआत भी कहाँ से हुई? अर्जुन वॉज कन्फ्यूज्ड, करेक्ट। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज्ड, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्योंकि देखिए, दो तरह के लोग हैं जिनमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता है, एक परम ज्ञानी, एक परम मूर्ख, करेक्ट। परम मूर्ख के बीच में अंदर कुछ कन्फ्यूजन, क्योंकि कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो तो मस्त मौला चल रहा है। और परम ज्ञानी, उसको सब मालूम है, तो कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। लेकिन परम मूर्ख से परम ज्ञानी की तरफ जो रास्ता जो है, वो कन्फ्यूजन से ही तो शुरू होता है। कन्फ्यूजन है तो मैं सोचता हूँ यार, ये तो मैं कन्फ्यूज गया, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण आएंगे। तो अर्जुन की शुरुआत भी भगवत गीता में कन्फ्यूजन से ही तो हुई। कन्फ्यूजन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में फंस जाएं, वो बुरी बात है। आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है? यानी कि आप अभी किताब भी लिख रहे हैं और आप जेनजी के लिए कुछ आप एक कोई वीडियो गेम या कोई वो भी बना रहे हैं, ये क्या कंफ्यूजन है? अरे देखिए, इसमें ये क्या हुआ, ये लंदन बेस्ड एक कंपनी है, एक ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी है, निकोला ग्रैनिटिनो और नूडी नबूड। और नूडी नबूड यूबीसॉफ्ट जो वीडियो गेमिंग का मतलब सबसे बड़ा कंपनी है, उसका टॉप प्रोड्यूसर था। इन लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की। उन्हें इंडिया में एक AAA गेम बनाना था। उनमें से कुछ लोगों ने मेरी पुस्तकें पढ़ी थी। तो निकोला ग्रैनिटी को सुझाव दिया गया कि भाई हमें इंडिया में बनाना है एंड वी वांट टू मेक इट ऑन दी एपिक्स। अमीर सबसे अच्छा होगा, आप उसको कांटेक्ट करिए। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने अपने बच्चे को कॉल किया, मेरा बेटा नील है, वो 17 साल का है। मैंने उसको कॉल किया कि बेटा, ये मुझे कॉल आया है वीडियो गेम का, प्रॉपर AAA वीडियो गेम, प्ले स्टेशन वाला, मोबाइल गेम नहीं है, मतलब प्रॉपर हाई एंड। तो मैं करूं कि नहीं करूं? तो ही सेड, डैड यू विल फाइनली बिकम कूल। ओके, he said, ये बुक्स क्या है, आप गेम करिए देन यू विल बिकम कूल। आई सेड यार, मेरा बेटा कह रहा है कैन बिकम कूल, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। एज वर्ड्सवर्थ हैड सेड, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। वो तो है ही, वो फाइनल जो विजडम है बच्चों से ही आती है। बहरहाल ये बताइए कि जो पहले के लोग थे, हम लोग, हमारी जनरेशन, वो भगवान को लेके या देवी देवताओं को लेके बहुत हम लोग सहज थे। अगर कुछ हो भी गया तो ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने कोई मजाक भी कर लिया तो ठीक है, इट वाज स्टिल कंसिडर्ड कूल। तब प्रदर्शन नहीं होते, तब पर बुरा नहीं मानता था, तब आपको ट्रोल नहीं किया जाता था, गालियां नहीं पड़ती थी। अब असहिष्णुता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप पीके फिल्म में देखिए, शिव का रूप उन्होंने दिखाया तो बवाल हो गया। आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए, एक जो पीके जो चित्रपट जो आई थी, उस समय भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था। और मैंने हमारी जो परंपरा है, जो आइडल वर्शिपिंग, मल्टीपल ट्रूथ्स जो ट्रेडिशन है, उसको डिफेंड किया था। और मेरे हिसाब से पीके फिल्म कुड हैव बीन बेटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा था कि पीके फिल्म को बैन किया जाए। आई थिंक आजकल जो हो रहा है, अगर कई बार अगर एक तरफा टॉलरेंस होता है, तब कठिनाइयां हो जाती हैं। जॉन नैश, आपने जो फेमस जो मैथमेटिशियन थे, नोबेल प्राइज विनिंग, जिनके ऊपर वो मूवी भी बनी थी, ब्यूटीफुल माइंड, उनके आप गेम थ्योरी आप देखेंगे कि एंड अप्लाइंग दैट इन मॉडर्न डे, कि अगर कुछ संप्रदाय हैं जिनके ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ संप्रदाय हैं जिनके आप कुछ भी नहीं बोल सकते, और ये जो सिचुएशन है कई सालों तक नहीं चल सकता है। क्या होगा? या तो जो टॉलरेंट हैं वो इंटॉलरेंट बन जाएंगे, या जो इंटॉलरेंट हैं उन्हें टॉलरेंट बनना पड़ेगा। जॉन नैश की जो थियोरी है वो साफ बताती है यही दो रास्ते हैं आगे। मैं तो चाहूँगा कि सब टॉलरेंट बन जाए,
लेकिन अगर समाज ऐसा हो कि कुछ टॉलरेंट है, कुछ टॉलरेंट नहीं है, दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जॉन नैश की जो थियोरी है, इफ यू आस्क मी, यही तो कठिनाई है आज के। एक बात बताइए, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से किल्लोल कर रही है, वो ये कि ये पढ़ाई लिखाई, ये अध्ययन वगैरह सब जो लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, वो सब अपनी जगह सही है, किताबें लिखी जाती हैं, कथाएं लिखी जाती हैं, पुराण वेद ये सब लिखा जाता है, लेकिन हमारे जो बड़े गुणीजन थे लोग, जैसे रसखान थे, जैसे कबीर थे, इन्होंने दोहे लिखे और कमाल कमाल के, बड़ी सीधी सादी बातें कही। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते या चक्की भले पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से मुझे भगवान मिल रहा तो फिर तो मैं पहाड़ पूजता हूं, उससे अच्छा तो है ये चक्की जिससे हम लोग खा पी के कम से कम जिंदा हैं। एक नजरिया वो भी है, हमारे जमाने में, हमारी परंपरा में कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे परंपराएं थीं जो मूर्ति पूजक नहीं थे, और आपको हक है वो करने का। लेकिन ये हरदम कहा जाता था कि आपको ये भी हक नहीं है कि आप अपना आइडियोलॉजी किसी और के ऊपर थोपे। आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है, मत करिए, लेकिन आप किसी और को जाके बोलें कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। हाँ, वो गलत बात। वो तो बिल्कुल ही गलत। भाई मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, आपको क्या कठिनाई है? आप मत करिए। हाँ, हमारे आस्था की बात आप है, मत करिए। बिल्कुल। और फिर मैं मूर्ति पूजक क्यों हूं? इस विषय पर मेरी दीदी भावना दीदी और मैंने एक पुस्तक लिखी है, आइडल वर्शिपिंग, मूर्ति पूजा। मैं आपको वो पुस्तक भेजूंगा। देखिए, मूर्ति पूजक होना और मूर्ति विरोधक होना, इसमें मेन फिलोसॉफिकल पॉइंट क्या है? मूर्ति विरोधक जो हैं वो कहते हैं कि प्रभु या भगवान अलग हैं और सृष्टि अलग है। जो मूर्ति पूजक है वो कहते हैं सब में प्रभु है, सब में प्रभु है। उस मूर्ति में भी, आप में भी, मुझ में भी, नदियों में भी, वातावरण में, कण में भगवान, कण कण में भगवान है। आई फाइंड दिस पाथ वेरी ब्यूटीफुल कि भाई मुझे हर चीज में देवत्व दिखता है। कुछ लोग हैं नहीं, देव अलग हैं, सृष्टि जो है ये प्रोफेन है। भाई आपको ये मानना है मानिए, ठीक है, लेकिन ये अलग फलसफा है। लेकिन आप देखेंगे नेचुरली ज्यादातर जो मूर्ति पूजक हैं नेचुरली एनवायरमेंटलिस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो तो माता है। करेक्ट? प्रकृति सिर्फ एक ये नहीं है कि प्रभु ने आपके यूज के लिए बनाया है, प्रकृति तो देवी है। तो यू विल नेचुरली बिकम एन एनवायरमेंटलिस्ट। ये एक नजरिया अलग है। दोनों को हक है जीने का, लेकिन दोनों को ये हक नहीं है कि अपना आइडियोलॉजी एक दूसरे पर थोपे। हाँ। भाई आपने देवी देवताओं के ऊपर इतना कुछ लिखा है, भगवान के ऊपर, शिव को नज़दीक से महसूस किया है, थोड़ा बहुत देवत्व तो मुझे आपके अंदर भी नज़र आ रहा है। अरे शेखर जी, हर किसी में देवत्व है, हमें बस उनकी आवाज़ सुननी है और अंदर के देवत्व को जगाने की कोशिश। बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। बहुत एक आखिरी सवाल जो मैं ये कह रहा था, बल्कि एक उत्सुकता ये है कि सारा कुछ पढ़ लिया, प्रोफेसर बन गए, डीलिट कर लिया, पीएचडी कर लिया, हार्वर्ड चले गए, ऑक्सफोर्ड चले गए, कैम्ब्रिज में भी पढ़ लिया, सब जगह कुछ कर लिया, और फिर कोई कबीर या रसखान या कोई ऐसा फकीर कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग भया और पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित हो। मिलाइए हाथ। ये अपनी जगह बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल सही है, पर उस प्रेम को, उस प्यार को, जो प्यार आपका शिवानी की तरफ है, जो प्यार आपका शिव की तरफ है, जो प्यार आपका हम सब की तरफ है, वो बना रहे। ईश्वर से आपके मंगल कामना, शुभकामना की हम प्रार्थना करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इट वाज सच अ प्लेजर एंड प्रिविलेज टू टॉक टू यू। जाने से पहले एक दरख्वास्त ये है, बस यूँ समझ लीजिए कि कोई भी शो है, जैसे गाड़ी जो है वो ईंधन से चलती है, तो शो भी स्पॉन्सर की वजह से चलता है। तो हमारे शेखर जी, अब आदेश दीजिए, दरखास्त क्या कर रहे हैं? ये हमारे स्पॉन्सर है कैशिफाई। ये एक ऐप है, बड़ा खूबसूरत। दे रीफर्बिश ओल्ड फोन्स। तो कई बार जो हम लोग फोन इकट्ठा कर लेते हैं, नए खरीदते हैं, पुराने को फेंक देते हैं। वो फोन आपने कहीं फेंक दिया और रख दिया, दराज में कहीं रख दिया, भूल गए, और आपको सडनली आता है इसका क्या करें, और उसमें सेंसिटिव मटेरियल भी होते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करें, अपना फ़ोन उनको दिखाएं, वो एक कीमत आपको बताएंगे। आपको अच्छा लगे आप उनको बता दें कि ठीक है मुझे मंजूर है, कोई आएगा और उसी वक्त जो है वो आपको उसका दाम दे के जाएगा। तो एक तो और फैक्ट्री सेटिंग पे हो जाएगी, आपका फ़ोन भी निकल गया, पैसे भी मिल गए।
इनका कहना है ओल्ड इज गोल्ड, विच इज जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो उसी तरह से घर के अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। ऐसी कोई चीज है जो आप रिविजिट करना चाहेंगे अपनी जिंदगी में? घर में कोई ऐसी चीज, या घर के बाहर भी हो सकती है। ज़्यादातर यादें बुक्स और म्यूजिक के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाल में मतलब वो कैसेट्स और रिकॉर्ड्स तो अभी तो मतलब चलते तो है नहीं। मेरे जो स्वर्गीय पिताजी तो थे, एकदम शौकीन इंसान थे। मेरे पिताजी को गीता दत्त के गाने बहुत पसंद थे। याद है हम लोग गार्डन में बैठते थे और गीता दत्त के गाने रिकॉर्ड प्लेयर पे जोर से चल रहे होते थे। और हम 4 भाई बहन थे। और कोई गाना गीता दत्त जी का याद है? चांद और तारे नननी ननाए, उसका मुखड़ा क्या है? ठंडी हवाएं लहरा के। मैं वो सुनता हूँ, मेरा मूड इमीडिएटली अच्छा हो जाता है, बिकॉज आई जस्ट रिमेम्बर दोज। एक बहुत खूबसूरत गाना था, पता नहीं हम लोग रख पाएंगे कि नहीं। मेरी जान, अरे मुझे जान न कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। वाह वाह, आइए आइए, ताली बजाइए। ओहो, फ्री स्टाइल है। अच्छा, माय कन्फेशन, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैं बैंकिंग में था तो शेखर जी का एक शो आता था, मूवर्स एंड शेकर्स। आई वॉज इन द मोस्ट बोरिंग इंडस्ट्री बैंकिंग। मैंने सोचा था यार कभी मैं भी उस सोफा में होऊंगा और शेखर जी मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आज वो दिन आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात। Very nice. Well, time to swap your old phone for a new one, and don't forget to download the Cashify app. Cheers.